हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर और आप सभी को स्वागत करता हूं द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 क्लास के हिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें से चैप्टर 2 को आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर 1 को पढ़ा चुका हूं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे हैं कि चैप्टर 2 के लिए हमें रिक्वेस्ट किए थे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज चैप्टर 2 को स्टार्ट करा। ठीक है, तो आप क्लास को पूरी देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा, तो आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा। पूरे देखने से आपको क्वेश्चन आंसर पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन का सबसे पहले चैप्टर 2 में जो हेडलाइंस है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ को हम लोग डीपली समझेंगे। देखिए, व्यापार से साम्राज्य तक, सबसे पहले इंग्लैंड लोग आते हैं यहाँ पे व्यापार करने के नाते से, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगते हैं। ये कहीं का भी रूल है, जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं, दिल्ली मुंबई या फिर कहीं पे भी आप जाते हैं, वहाँ व्यापार करने लगते हैं। धीरे धीरे व्यापार करने के बाद आप वहाँ पे घर बना लेते हैं, फिर वहीं पे अपना सब कुछ करना चाहते हैं। तो इसी तरह इन लोग का भी पुर्तगाली लोग थे, सबसे पहले आए थे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो कि आने का क्रम था। जो पुर्तगाली लोग आए थे, जो बाहरी विदेशी लोग आए थे, उन लोग आने का क्रम था। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको को, PDEDF। इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, फिर डच लोग आए थे, फिर इंग्लैंड वाले आए थे, फिर डेनिश वाले आए थे, फिर लास्ट में फ्रांस वाले आए थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंपनी कब आया था। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, उसके बाद कौन सी कंपनी आई थी। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या है, ट्रिक है PDEDF। ईजिली आपको याद हो जाएगा, इससे आप सिलसिलेवार रूप से आप याद कर ले। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आया था, फिर डच आया था, फिर इंग्लैंड आया था, फिर डेनिश आया था, फिर फ्रेंच आया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्लास में क्या बताया जा रहा है कि मुग़ल बादशाहों में, सबसे पहले मुग़ल बादशाहों में से एक बादशाह जो लास्ट बादशाह माना जाता है, जिसको औरंगजेब को माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो मुग़ल साम्राज्य है वो पतन की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो जाता है। ठीक है, देखिए 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षैतिज और अंग्रेजों के रूप में नई ताकत उभरने लगती है। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने एक नई ताकत उभरने लगती है जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। ठीक है, तो ये मैं कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ, एकदम पूरा इजी तरीके से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र आपको नज़र आ रहे होंगे। इस चित्र में देखिए, आपको दिखाने की क्या कोशिश किया जा रहा है। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह और उनके बेटों की गिरफ्तारी। कैप्टन जो हडसन थे इंग्लैंड के, जो वो बहादुर शाह के बेटे थे, उनकी गिरफ्तारी करते हुए इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया। सभी को पता है 1857 का क्रांति हम इंडियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति माना जाता है। वहीं से हम लोग राष्ट्रवाद की पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। यहाँ तक हम लोग यहीं से बोला जाता है। राष्ट्र भावना को सभी जितने भी किसान, मजदूर, शिक्षक, स्टूडेंट सब मिलके 1857 के विद्रोह में शामिल हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ब्रिटिश लोग कैसे कैसे आए थे समुद्र के मार्ग से। देखिए सबसे पहले आए थे, कहाँ पे आए थे, कालीकट में आए थे, जो कि यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, इससे पहले ये समुद्री की रास्ता का खोज किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था। आप इसको याद रख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम पे। इससे पहले भी व्यापार चलता था हम लोग का। गुजरात जो हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे पाया जाता है, गुजरात और पाकिस्तान के बीच में। तो जब हड़प्पा सभ्यता चलता था, वो ओबियसली उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, वो इंडिया का ही पार्ट था। अल्सो बांग्लादेश, ये सब इंडिया ही के पार्ट थे। तो इससे पहले जब समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था, उससे पहले जो हम लोग का व्यापार चलता था इस सब देशों से, यूरोपियन देशों से, वो कैसे चलता था। देखिए यहाँ से आता था, सबसे पहले माल आता था, फिर यहाँ पे लाल सागर होके
लाल सागर, ये लाल सागर बोलते हैं इसको, भूमध्य सागर बोलते हैं, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग जितने भी सागर हैं सबके वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग कैसे कैसे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना 1600 ईस्वी में आता है। उन लोग ईस्वी में कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर्ड अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। 1600 ईस्वी में जो कहाँ यूरोप की जो महारानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, वो यहाँ पे इजाज़तनामा हासिल करता है व्यापार करने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो ये था देखिए 18वीं सदी। उसके बाद में क्या होता है, ये कहानी है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे व्यापारी आते हैं। यह समस्या यहाँ जैसी खरीदना चाहते हैं। यूरोप बाज़ारों में भारत के बने बारीक कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। जो यहाँ के सूती कपड़े थे और रेशम के जो कपड़े बनते थे वहाँ पे, अथवा इनके अलावा काली मिर्च, इलायची, दालचीनी ज़बरदस्त मांग रहती थी विदेश में। तो यहाँ पे जो आते थे यूरोपियन लोग, वो यहाँ से आके ले जाते थे और वहाँ पे बोला जाता है कि 60 गुना बेनिफिट होता था यहाँ से। जब उन लोग बेच ले जाते थे सामान सब, ये सब मुनाफा होता था। तो ये अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं बढ़ने के का ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ठीक है, पहले देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी जो हावड़ा पे आप कभी गए होंगे, हावड़ा स्टेशन, तो वहाँ पे हुगली नदी एक बहुत बड़ी नदी है, वहाँ पे बहती है। वहाँ पे सबसे पहले उन लोगों ने इंग्लिश फैक्ट्री खोली। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है वो ब्रिटिश लोग के ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से एक भी पिलर लेस, जिसको पिलर लेस ब्रिज बोला जाता है, पूरा यहाँ से वहाँ तक जितना भी लंबाई है पुल का, नदी में एक भी पोल डाला नहीं हुआ है। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद में मद्रास में जहाज़ों का सामान लाती स्थानीय जहाज तथा विलियम्स शिपिंग के द्वारा। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सारे सामान लाए हुए हैं मद्रास पोर्ट पे। ठीक है, तो ये यूरोप से आया हुआ है सामान और यहाँ से ले आता है। ठीक है, व्यापार से युद्ध तक। देखिए अब व्यापार तो कर रहे थे, उसके बाद युद्ध करने लगे उन यूरोपियन लोग। उसके बाद सोचने लगे कि मैं यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करूँगा। तो कहीं पर भी साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपको वहाँ के जो राजा रजवाड़ होते हैं उनसे आपको लड़ाई करना ही पड़ता है। इसी प्रकार इन लोगों ने युद्ध यहाँ पे बहुत सारे धोखाधड़ी करने लगे। यहाँ के आदमी लोग को शासन जो कर व्यवस्था है उसको ज़्यादा लगाने लगे। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे जिसके कारण उन यहाँ के लोग उन पे ये होने लगे, खफा होने लगे। उसके बाद उन लोगों को इजाज़त नहीं देने लगे। तो इसी दौरान दोनों के बीच में एक लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद फिर संधि होती है। उसके बाद फ्लासी का युद्ध, एक कठपुतली फ्लासी का युद्ध के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ स्पेशल वीडियो पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फ्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं हुआ था जो 1757 में युद्ध हुआ था, वो सिर्फ समझौता बोल सकते हैं उसको, उसमें धोखेबाजी हुआ था। ठीक है, फ्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो देखिए अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि अपने घर पे ही जो सिराजुद्दौला के ये थे वो अंग्रेज़ की तरफ मिल गए थे। तो ओबियसली हार होना ही है। जैसे कि कोई अपना आदमी उसके साइड पे मिल जाता है। जैसे कि आप रामायण देखे होंगे, तो रामायण में भी जब ये होता है तो अपना आदमी उधर चल जाता है, इसी वजह से रावण का हारी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको जानना जरूरी है। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासक की महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वास को देखते हुए फ्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 17
1859 में कलकत्ते में चिट्ठी भेजी, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस होते रहे हैं। उसके बाद में धीरे 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 फिर प्लासी की जंग महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि भारत में यह कंपनी का पहली जीत थी। सबसे पहले कंपनी है वो प्लासी के जीत को जीती बंगाल में। प्लासी एक जगह है वहाँ पे। उसके बाद कंपनी का हौसला बुलंद हो जाता है कि मैं तो एक युद्ध जीत गया हूँ। अब धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य स्थापित करने की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने ही लोग धोखा देने के कारण ये वो प्लासी के युद्ध को हारना पड़ा था, ठीक है। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। देखिए, कंपनी का जो बड़े बड़े अफसर थे वो लोग नवाब बन बैठे। कैसे बन बैठे? इसका मतलब यह है कंपनी के पास अब सत्ता ताकत थी। देखिए, सत्ता उसके पास में चल गई, लेकिन कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीने और ख्वाब देखने लगे। कंपनी का सब जितने भी कर्मचारी थे वो नवाबों जैसा रहन सहन हो गया। उन लोगों को ज़्यादा पेमेंट मिलने लगा। उन लोग धोखाधड़ी करके कंपनी को इंडिया वाले को ज़्यादा सामान ले लेते थे, ठीक है। क्लाइव खुद को पैसे देता था, ठीक है। क्लाइव खुद को कैसे पैसे देता था, तो इसको आप लोग बोलेंगे तो मैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी इतना सारा कुछ पढ़ाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। जो मेन टॉपिक है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। कंपनी का फैसला शासन। देखिए, कंपनी का फैलता शासन 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद से कंपनी साम्राज्य को स्थापित करने में लग जाती है धीरे धीरे। और इसी तरह 1858 के बाद कंपनी का शासन नहीं चलता है। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ, जिसको ताज का शासन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 सालों के शासन कंपनी करती है। 100 सालों के शासन कंपनी करती है। उसके बाद 1857 के बाद जो महारानी एलिजाबेथ होती है ब्रिटेन की, वो शासन करती है। तो अब इसको जिसको हम लोग ताज का शासन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जितना भी राजनीतिक हो मामला हो गया, आर्थिक मामला हो गया, कूटनीतिक मामला हो गया, सभी को शासन को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उसको ये करने सौंपा गया। सब वही उसी से कंट्रोल होता था। अब उन्होंने अपने यहाँ के महारानी एलिजाबेथ यहाँ पे भेजते थे अपना, टाइम टाइम पे एक्ट बनाते थे। जैसे कि सबसे पहले बना था 1773 का रोलेट एक्ट बना था। उसके बाद बहुत सारे एक्ट बनाए। फिर उन्होंने बोला कि हर एक 10 साल पे मेरा एक्ट बनेंगे। कंपनी को किस तरह से इंडिया पे रन करना है, किस तरह से वहाँ से पैसे को लूटना है। सबसे ज़्यादा यूरोपियन का यही मकसद था कि इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा धन संपत्ति यहाँ से लूट के यूरोप ले जाया जाए, ठीक है। तो मेन मकसद वही था और वो हो भी पाया। क्यों हो पाया? क्या कि यहाँ पे अशिक्षित के कारण, गरीबी के कारण इंडिया वाले लोग उतना राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं थे। जागृत भी थे तो शिक्षा की बहुत कमी थी। इसी कारण से वो अपना दिखा करते रहे। उसके बाद जो यहाँ के राजा रजवार थे वो सब नहीं चाहते थे कि बेईमानी तरीके से यूरोपियन जो कंट्री थे, जो इंग्लैंड के शासक थे, वो बेईमानी तरीके से यहाँ से धन को लूट के ले जाए। तो यहाँ के टाइम पे हर एक शासक ने अपना किरदार भूमिका निभाया। जैसे कि टीपू सुल्तान, जिसके पापा का नाम था हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों बाप बेटे मिलके 4 लड़ाई एटलीस्ट लड़े। आई थिंक हाँ 4 लड़ाई लड़े। उसके बाद लास्ट में टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है और ये फिर से कंपनी को एक मौका मिल जाता है अपने इंडिया पे दबदबा बनाने के। टीपू सुल्तान और उनके पापा हैदर अली दोनों मिलके देखिए इतना काल में और टीपू सुल्तान का कार्यकाल इतना रहा, ठीक है। तो इन लोग दोनों ही बहुत ही अपोज किए यूरोपियन लोग को, इंग्लैंड लोग को। तभी भी उन लोगों ने अपना धीरे धीरे कब्जा करते रहे। उसके बाद में टीपू सुल्तान के बाद में आते हैं आपका मराठों की लड़ाई।
उसके बाद मराठा लोग आगे आते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे मराठा में शिवाजी का नाम, आप मराठा कभी भी आप मुंबई चल जाइए तो आपको शिवाजी, इसी तरह शिवाजी के चलते ही वहाँ पे शिवसेना का जो पार्टी बना हुआ है वो शिवाजी के। मराठे लोग बहुत ही जबरदस्त ताकतवर और काबू की लड़ाई होते थे उन लोग में, ठीक है। तो मैं गया हूँ वहाँ पे मुंबई पे, तो देखते हैं मराठा जो शिवाजी है ना, उनका हर एक जगह पे उनके प्रतिमा लगी हुई है, और उनका बड़े बूढ़ों लोग अभी भी बहुत सारे उनको देवता की नज़र से पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये मराठों लोग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी अपने इंडिया को बचाए रखने में, पर वो भी असफल रहे, ठीक है। तो इसके कारण है बहुत सारे सर्वोच्चता का दावा, उन्होंने इंग्लैंड लोग ने सर्वोच्चता का दावा करने लगे कि कैसे कैसे होने लगे, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है मेरे को लग रहा है, तो मैं वीडियो को जल्दी जल्दी से बना के कंप्लीट कर रहा हूँ। यदि आप बोलेंगे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये सारे देखिए आज़ादी से पहले जो हमारा कैसा था, वो पाकिस्तान भी सेम इसी पे था, और बांग्लादेश भी इसी सभी को पता होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ मैप आज़ादी से पहले हम लोग का ऐसा था, ठीक है। फिर आज़ादी के बाद का भी मैप आपको मैं दिखा रहा, आप लोग सभी जानते ही होंगे। देखिए ये 1857 की मैप है। 1857 की जब क्रांति विद्रोह हुआ था 1857 में, ये देखिए पीला पीला जितना भी जगह देख रहे हैं, ये सारे क्षेत्र में क्रांतिकारी लोग अपना, इंडिया के क्रांतिकारी लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना आवाज़ उठाए थे, ठीक है। नए शासन की स्थापना देखिए, मैं बताया था आपको 1773 से 1785 तक बहुत सारे वारेन हेस्टिंग थे, वो अपना शासन के लिए, स्थापना के लिए नीति बनाते थे, ठीक है। तो ये देखिए, यदि आपको महाभियोग वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, महाभियोग वर्ड इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड का संविधान से, और हमारे जो संविधान है उसमें भी चर्चित है। महाभियोग पद किसी राष्ट्रपति के पद को उसको हटाने के लिए, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रक्रिया शुरू किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम लोग वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा का ये जो दिख रहा है, चित्र दिख रहा है आपको, बहुत ही भयानक चित्र मेरे को लग रहा है, आपको भी तो सही खास दिखता होगा। देखिए एक कंपनी का फौज, कंपनी का जो फौज थे ना, वो क्या करते थे, अपना फौज बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। जो इंग्लैंड वासी थे अपना फौज बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए थे, और जो भी फौज को चलाने में खर्चा आता था वो यहाँ इंडिया के राजा रजवाड़ को सौंप दिया था। तो ये एक हार के बाद में इसका संधि हुआ था। संधि में बोला गया था कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ इस वजह से कि आप मेरे जितने भी सेना का खर्चा होगा वो आपको उठाना होगा। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ थे जो ब्रिटेन वाले लोग, इंग्लैंड वाले लोग इंडिया पे राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक है। तो यह निष्कर्ष में हम लोग देख लेते हैं क्या है, एक बार लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का पूरा पूरी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बढ़ते हुए भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। देखिए भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई माप तकनीक से आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब समुद्र मार्ग में भारत पहुंचने के 6 से 8 महीने लगते थे। उस समय जब आते थे तो 6 से 8 महीने लग जाते थे यूरोपियन लोग को इंडिया पे आने के लिए, बट अब उतना दिन नहीं लगता है, 15 दिन 1 महीने में आ जाते हैं। अच्छे अच्छे जहाज अब चल रहे हैं, अब तो उतना दिक्कत नहीं है। देखिए 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी का कंपनी का सीधा स्थापित हो चुका था। देखिए 1857 में 63% भूभाग और 78% आबादी पे कंपनी अपना शासन कर लिया था। आप समझ सकते हैं 80% आदमी को कब्जा कर लिया था, और 63% वो भूभाग को अपने कब्जे में कंपनी ले लिया था 1857 तक, ठीक है। तो ये अन्य चीज़ है जो दक्षिण अफ्रीका के दास व्यापार को यहाँ पे दर्शा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में भी अभी भी बहुत सारे जो चिपको आंदोलन वहीं से शायद
स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। देखिए, यह मालूम होने के लिए पशुओं उत्पादन की नीलामी गाड़ी, बैलगाड़ी की नीलामी, माल एकत्र स्थिति, 3 बच्चे किसानों को पशु को सामान रखा गया। उन्होंने अलग अलग खरीदने बेचने की मांग को वेदना आंसू भरी तरफ से दुखी की व्याकुल चिपक गए थे। इस दृश्य को पिघलने वाला उसके विपरीत मौजूद वे अवसंवेदनशील थे। ठीक है, तो ये कुछ था जो आज हम लोग पढ़े कक्षा 8 क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, व्यापार, कंपनी के व्यापार से साम्राज्य तक, जो कि कंपनी व्यापार करने की इच्छा से आती है इंडिया पे, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित कर लेती है। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया है, बहुत ही हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो इसके बाद यदि मेरे को कमेंट करके बताइए, इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 3 को आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।